हेलो फ्रेंड्स, वापस से स्वागत है एक नई कहानी के साथ। और आज की कहानी है जीवन की संध्या। माँ तुम कहाँ हो? रवि घर में आवाज लगाता घूम रहा था। निर्मला के कानों में आवाज पड़ते ही वो बोली, मैं यहाँ हूँ पूजा घर में। माँ के पास आकर रवि कहने लगा, माँ मुझे तुमसे कुछ कहना है। हाँ बेटा कहो, क्या बात है? माँ मैंने यह मकान बेच दिया है, अब हमें यह घर खाली करना होगा। तो और वह कहते कहते रुक गया। तो क्या बेटा आगे बोलो। माँ मैं इतना ही कमा पाता हूँ कि बस एक दो लोगों का ही पेट पाल सकता हूँ, और किराए पर 2 कमरे का फ्लैट लेने की मेरी औकात नहीं है। मैं अपनी पत्नी को तो छोड़ नहीं सकता, उससे शादी करके जो लाया हूँ। तो फिर आप, यह कहकर अपना मुंह फेर लिया और रुक गया। भगवान की जोत जलाते जलाते बोली, आपके आगे पुत्र। मुड़कर देखा तो बेटा पीठ पीछे किए हुए खड़ा है। माचिस की तीली जलाते हुए निर्मला ने अपनी बात फिर दोहराई। रवि ने कहा, माँ आप किसी वृद्धा आश्रम में चली जाओ। यह बात सुनते ही उनका तो मानो जैसे दम ही निकल गया हो। माचिस की तीली उनके हाथ में जलती ही रह गई और उनका हाथ जल गया। यह बात उसे ऐसी चुभी कि हाथ के जलने का एहसास ही नहीं हुआ। उसे उस हवा में अब सांस लेना मुश्किल हो रहा था। वो यहाँ पल भर भी अब रहना अपराध महसूस कर रही थी। आरती अधूरी रह गई। विस्फोट जो हुआ सीने में। माँ आप अपना सामान बांध लेना, मैं कल ही आपको किसी अच्छे वृद्धा आश्रम में छोड़ आऊँगा। वो पूजा अधूरी छोड़कर अपने कमरे में चली गई। वो फूट फूट कर रोने लगी। पति को गुजरे 25 साल हो गए थे, पर आज तक उनकी याद नहीं आई थी, कभी उनकी कमी महसूस नहीं हुई थी। अब तक अपने बेटे में ही अपने पति की छवि देखती आई थी। उसी के सहारे जीवन काट रही थी। बहू कमरे में उनके लिए नाश्ता लेकर आती है। लीजिए माँ जी नाश्ता। निर्मला धीरे स्वर में बोली, नहीं बहू मुझे भूख नहीं है, और फिर वैसे ही खाना तुम्हारे लिए कम पड़ जाएगा। बहू भी दोबारा टोके बिना खाना वापस लेकर चली गई। अपने बिस्तर पर पड़ी घर को निहार रही थी और उनकी आंखें भीग गई। कैसे उसने एक एक ईंट खड़ी करके यह मकान बनवाया था, हर एक चीज जमा कर यह घर सजाया था, हर एक चीज को सहेज कर रखी थी। हर चीज से गहरी यादें जुड़ी है मेरी। पति के मरने के बाद मैंने रात दिन एक एक पैसा कमाया था। भरी जवानी में विधवा होना बड़ा दुख होता है, और गोद में बच्चा भी था। दूसरा विवाह करना भी मुश्किल, और अगर शादी कर भी लें तो उस बच्चे का भविष्य अंधकारमय हो जाता। ऊपर से रोजी रोटी भी कमाना पड़े तो दुखों की कोई सीमा नहीं, क्योंकि पति की मौत उसकी फैक्ट्री में आग लगने के कारण हुई थी। पति भी गया और पैसा भी। एक जवान विधवा का घर से निकलकर बाहर नौकरी करना कोई मजाक नहीं था। सबकी नज़र उसकी जवानी पर ही टिकी रहती है। मुझे अच्छी तरह से याद है उसने अपनी लड़ाई कैसे शुरू की थी। पति के जाने के 1 महीने बाद मैंने अपने माता पिता के आगे अपनी नौकरी की इच्छा जाहिर की थी। तो माँ ने कहा था, बेटी तुम्हारा नौकरी करना ठीक नहीं रहेगा, मेरी मानो तो तुम किसी अच्छे लड़के से शादी कर लो। पर माँ यह रवि यह हमारे पास रहेगा, या फिर वह बच्चे को भी अपना ले तो इससे अच्छी बात नहीं होगी। मगर ऐसा लड़का मिलना मुश्किल है। कई महीने गुजर गए पर कोई ऐसा भी रिश्ता नहीं आया जो मेरे साथ मेरे बेटे को भी अपना ले। 6 महीने गुजर गए। एक दिन बड़ी हिम्मत जुटाकर माता पिता से कहा, मैं कब तक आप लोगों पर बोझ बनी रहूंगी, क्यों न मैं नौकरी कर लूं, जब तक शादी न हो। कुछ सोच विचार कर उन लोगों ने हाँ कर दी। नौकरी का पहला दिन मेरी बड़ी उलझनों में गुजरा। जितनी आसानी से मुझे नौकरी मिली थी, उतनी आसानी से नौकरी करना मुश्किल था। ऑफिस का पहला दिन था। जाते ही सबसे जान पहचान हुई। थोड़ी देर बाद जब मैं वहां एडजस्ट हो गई, तब एक महिला कर्मचारी ने मुझे टोका, क्या आप बिंदी लगाना भूल गई क्या? मैं थोड़ी यह सुनकर सकपका गई। वो तब मैं बोली, रुक गई थी ऐसे जैसे किसी जबान पकड़ ली हो। फिर मैंने सोच विचार कर कहा, हाँ वो मैं जल्दी में भूल गई, मेरा छोटा बेबी है ना इसलिए।
तभी पास में खड़े एक पुरुष कर्मचारी ने कहा, हमने तो सोचा था कि आप। फिर माफी मांगते हुए कहा, जी सुहाग चिन्ह तो लगाना जरूरी है ना। तभी से निर्मला ने फैसला कर लिया कि वो इस अनजान शहर में किसी को भी नहीं बताएंगे कि वो अकेली हैं, विधवा हैं, ताकि पुरुषों की बुरी निगाहों की शिकार न बने। अच्छा, मैं ऑफिस जा रही हूँ। पापा, रवि अंदर कमरे में सो रहा है, देख लेना कहीं गिर न जाए। बालकनी में बैठकर अखबार पढ़ते हुए अपने पापा से कहते हुए निर्मला अपने घर की सीढ़ियां उतरती जाती है। निर्मला के पिता ने पढ़ते पढ़ते ही एक नजर जाती हुई बेटी की तरफ डाली और कहा, अच्छा बेटा। फिर वह अखबार में आंखें गड़ाने लगे। तभी महसूस किया जैसे निर्मला ने साज श्रृंगार किया हो। फिर सोचने लगे, ना ये तो मेरा वहम होगा। बेचारी जिसके चेहरे के रंग ही छिन गए हैं, वह चेहरे पर क्या रंग सजाएगी। अपनी शंका को अपने में ही मिटाकर निर्मला के पिता अपनी दुनिया में वापस चले गए। फिर भी मन के किसी कोने में शंका के कुछ अंश ही रह गए थे, पर वो जल्दी से जाती बेटी को ठीक से देख नहीं पाए थे, इसीलिए अपनी शंका पर खुद ही शक कर रहे थे। वो फिर से बेटी की खबर छोड़ दुनिया की खैर खबर लेने लगे। तभी रवि के रोने की आवाज आई तो उन्हें लगा कहीं बच्चा पलंग से न गिर जाए। वह भाग कर गए और बच्चे को उठा लिया। चुप कराते कराते वो अपनी पत्नी के पास चले गए और उसकी गोद में देते हुए कहा, लो इसे कुछ खिला पिला दो, शायद भूखा हो। शाम को जब बेटी ऑफिस से घर आई तो माँ ने देखा बेटी के माथे पर बिंदी। उसने टोका, यह क्या? निर्मला को समझते देर न लगी। जल्दी से उसने अपना यह कदम उठाने की वजह बता डाली। वजह सुनकर माता पिता को भी उसकी यह बात उचित लगी और कहा, ठीक किया तूने, अच्छी बात है। अब वो रोज की तरह ऑफिस जाने लगी। कुछ दिनों में निर्मला की दोस्ती एक पुरुष से हो गई। दोस्ती दिन ब दिन बढ़ती जा रही थी, मगर निर्मला इस बात से सतर्क थी कहीं उसको उसके विधवा होने का पता न लग जाए। अब हम दोनों एक दूसरे के सुख दुख के भागीदार बन गए थे। कुछ राज हम दोनों ने ही छिपाए हुए थे। एक दिन उसने अपने घर पर माता के जागरण के लिए सपरिवार बुलाया। निर्मला भी अपने माता पिता के साथ बेटे को लेकर चली गई। सुरेश को निर्मला के साथ उसके पति नजर नहीं आए तो पूछ बैठा, क्या भाई साहब नहीं आए? निर्मला ने अचकते हुए कहा, जी वो काम के सिलसिले में अक्सर बाहर ही रहते हैं, इसीलिए मैं अपने माता पिता के साथ ही रहती हूँ। निर्मला के माता पिता ने बेटी के शब्दों में सच्चाई ढूंढ रहे थे, लेकिन उन्हें गर्व था अपनी बेटी पर कि वो अपनी पहाड़ जैसी जिंदगी अकेले ढोने को तैयार है। सुरेश ने कहा, जब भी आपके पति बाहर से लौटे मुझे उनसे जरूर मिलवाना। निर्मला ने मुस्कुराते हुए हामी में सिर हिलाया और जागरण में बैठ गई। जागरण समाप्त होने पर घर लौटते वक्त निर्मला की मां ने कहा, ये सुरेश की पत्नी कहीं दिखाई नहीं दी पूरी रात। मम्मी, सुरेश जी की पत्नी का देहांत हो चुका है। निर्मला के माता पिता ने एक दूसरे की ओर ऐसे देखा जैसे कोई राह मिल गई हो मंजिल तक जाने की। एक दो दिन में मौका देखकर निर्मला की मां ने कहा, बेटी सुरेश कैसा लड़का है? निर्मला भी मां के शब्दों को भाप गई थी। निर्मला ने भी आव न देखा ताव और वो मां पर बरस पड़ी। कहा, मम्मी अगर आप मेरी शादी के लिए ये सब पूछ रही है तो मेरे पास आपके सवालों का कोई जवाब नहीं। निर्मला की मां ने कहा, बेटी अगर सुरेश अच्छा लड़का है तो उससे शादी करने में क्या परेशानी है, और मुझे लगता है वो रवि को भी अपना लेगा। तुमने देखा नहीं वो कैसे रवि से हंस बोल रहा था, कितना प्यार कर रहा था, रवि को जैसे उसका सगा हो। पर मम्मी शादी में मेरी कोई दिलचस्पी नहीं है, मैं बहुत खुश हूँ अकेली भी। निर्मला के मुंह से अकेली शब्द माँ के कलेजे को चीर गया। वो बोली तो कुछ नहीं, पर रात दिन यही सोचती रहती कि वो समझती तो खुद को अकेला ही न, चाहे हम उसके साथ हैं फिर भी वह तन्हाई का एहसास लिए हुए है। आखिर पति के सुख से तो वंचित है। अपने मन की बात निर्मला की मां ने उसके पिता से कही तो उन दोनों ने बहुत सोच समझकर यह फैसला किया कि क्यों न सुरेश को सारी बातें सच सच बताकर निर्मला को शादी के लिए मनाने के लिए कहें। तो इस पर मां ने कहा, अगर सुरेश को यह रिश्ता मंजूर न हुआ तो
नहीं, पहले हम सुरेश की मर्जी जानकर ही बात करेंगे। तो ठीक है। कुछ दिनों बाद मौका देखकर माता पिता ने सुरेश को घर बुलाकर सारी बात की। सुरेश झट से राजी हो गया। उसने भी अपने बारे में सब सच सच बताया, क्योंकि यह जिंदगी का फैसला था। सुरेश ने जब निर्मला से इस बारे में बात की तो उसने साफ साफ इनकार कर दिया। बुझे मन से सुरेश वापस लौट आया, लेकिन धीरे धीरे वह फिर भी कोशिश करता रहा उसे मनाने की, पर उसकी सारी कोशिश नाकाम रही। एक दिन सुरेश ने कहा, मैं एक वृद्धा आश्रम खोजने की सोच रहा हूँ, क्या तुम मेरा साथ दोगी? निर्मला ने मुस्कुराते हुए हाँ कर दी। अब खाली समय में निर्मला सुरेश के साथ वृद्धा आश्रम में काम करने लगी। सुरेश ने धीरे धीरे कई शहरों में आश्रम खोल लिए थे। धीरे धीरे निर्मला सुरेश के नजदीक आने लगी। यह एहसास निर्मला को था कि वो दिल से सुरेश के करीब जाने लगी है, मगर दिमाग मानने को तैयार नहीं था। उसने अकेले रहने की जो ठान रखी थी। वर्षों बीत गए, दोनों एक दूसरे के साथ होते हुए भी कोसों दूर थे। बेटा जब थोड़ा बड़ा हुआ तो उसे पढ़ने के लिए दूर हॉस्टल में भेज दिया। उसकी पढ़ाई की वजह से निर्मला ने भी उसी शहर में अपनी बदली करवा ली और वहीं बस गई। धीरे धीरे सुरेश और उसके बीच दूरियां बढ़ती गई और उस दोस्ती पर भूल की धूल परत चढ़ती गई। बेटा पढ़ लिख कर अच्छा व्यवसाय करने लगा। उसकी शादी हो गई। सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था कि अचानक रोजगार में नुकसान हो गया और मकान बेचने की नौबत आ गई। तब मेरी रजामंदी से बेटे ने मकान का सौदा कर लिया और जब तक कोई अच्छा काम न मिले तब तक कोई छोटी सी नौकरी कर ली। जब मुझ पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा था तो मैंने इसे दुख पाकर भी पाला था। इसके लिए अपनी खुशियां भी दफन कर दी थी, लेकिन जब इस संकट में आन पड़ा है तो मुझसे किनारा कर रहा है। अपनी पत्नी के लिए मुझे आश्रम भेज रहा है। आज पछता रही हूँ अपनी माता पिता की बात न मानकर। सुरेश ने कितना जोर दिया था मुझ पर शादी के लिए, मगर मैंने उसकी एक न सुनी। आज यह ख्याल आ रहा है कि अच्छा होता इसे किसी अनाथ आश्रम में छोड़ देती और खुद दूसरी शादी कर लेती। आज ये दिन देखना न पड़ता, पर क्या करे, माँ का दिल कभी पत्थर नहीं होता है, चाहे बेटा कैसे भी हो जाए। यह सोचते सोचते रात हो गई, पता ही न चला। सुबह की भूखी प्यासी थी, फिर उसकी भूख कहाँ मर गई पता नहीं। भूखी ही सो गई, मगर उसकी आंखों में नींद कहाँ है। आंखों ही आंखों में रात गुजार दी। सुबह जब कमरे में रवि आया और कहा, माँ कुछ खा लो, फिर हमें चलना है, 9 बजे की गाड़ी है। निर्मला ने कहा, नहीं बेटा, मुझे भूख नहीं है, मेरा आज उपवास है। तो ठीक है माँ, कुछ फल खा लो। नहीं, बस अब मैं यहाँ से चलना है। घर से निकलते वक्त निर्मला की इतनी हिम्मत न हुई कि वो पीछे मुड़कर देखे और चल दी अपने नए बसेरे में। वृद्धा आश्रम में पहुंचकर वह कुर्सी पर बैठ गई। 2 दिन से कुछ खाया पिया नहीं था तो बीमार सी हो गई थी। 55 साल की उम्र में वह आज 75 की लग रही थी। आश्रम के एक कर्मचारी ने पूछा, आपका नाम पता और ठिकाना क्या है? रजिस्टर में लिखना है। वह बोली, पता ठिकाना होता तो यहाँ क्यों आती। निर्मला को कमरे में भेज दिया और उसके लिए खाना पीना भी भेजा। 2 दिन बाद जब आश्रम का मालिक आया तो नए सदस्यों से मिलने गया। उसने देखा यह तो निर्मला है। दोनों ने एक दूसरे को पहचान लिया, मगर सुरेश से कुछ न कह सकी। आज निर्मला सुरेश के सामने एक गुनाहगार की तरह खड़ी है। निर्मला की मौन जुबान, नम आंखें जैसे यह कह रही हो कि मैं तुम्हारी अपराधी हूँ सुरेश, जिसकी आज मुझे सजा मिली है। और सुरेश की आंखों में निर्मला ने यही पाया कि काश तुम मेरी बात मान ली होती तो आज यूं बेघर न होती। तो दोस्तों, यह कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में लिखकर हमें ज़रूर बताएं। और आप अगर हमारे चैनल पर नए हों तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक ज़रूर करें, क्योंकि हम आपके लिए ऐसी ही वीडियो लाते रहते हैं।